हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और TGT एस्टेट के संदर्भ में हमने बसंत भाग 1 शुरू की हुई है। तो बसंत भाग 1 का मैंने एक अध्याय करवा दिया था, वह है चिड़िया जो। और मैंने आपके सिलेबस को पढ़ा, जो भी आपका एस्टेट का सिलेबस दिया गया है TGT का, तो उसी को ध्यान में रखकर मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ ताकि एक भी प्रश्न आपका ना छूटे। और उसमें आपको बता रखा है कि जैसे कविता है तो कविता के भाव सौंदर्य और भाषा शैली के बारे में आपको ध्यान रखना है, और उसमें बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस पर भी आपको ध्यान देना है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आपको इसमें बसंत भाग 1, 2 और 3 में बहुत ज़्यादा भी समय बर्बाद नहीं करना है। एक 5-7 मिनट की रीडिंग में आपका एक चैप्टर क्लियर हो जाता है। और जो अब उसने आपका सिलेबस में मैंने ध्यान से देखा है कि पाठ के अंतर्गत आने वाले अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इन सब को भी आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ते हुए जाना है। मैं ये नहीं कि आपने सारी स्टोरी याद करनी है, आपको स्टोरी याद नहीं करनी है। पाठ के आधार पर ही आपसे व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे और पाठ के आधार पर ही आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने ये पाठ पढ़ा, इसके जब लास्ट में हम देखेंगे कि व्याकरण के कौन कौन से अभ्यास जब करेंगे तो उसमें व्याकरण के कुछ प्रश्न बनते हैं। और जब हम लेसन पढ़ेंगे, पाठ का जब सार पढ़ेंगे, तो उसमें भी कई ऐसे शब्द आते हैं, जैसे कोई विलोम शब्द है, कोई आपका श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है, या आपका अनेकार्थी शब्द है, या पर्यायवाची शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये साफ साफ मेंशन है कि आपको चैप्टर पढ़ते पढ़ते इन सब बातों की तरफ भी ध्यान देना है कि पाठ में कोई शब्द आया है तो उसका पर्यायवाची क्या हो सकता है, उसका विलोम क्या हो सकता है, इन सब बातों को। और पाठ के जो कहने के कितने भाव हैं, कितने इसके आयाम हो, मतलब किसी बात से कौन सा भाव निकल रहा है, इस तरीके से भी आपको पाठ पढ़ते हुए जाना है। और स्पेशल मैं TGT एस्टेट को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को यहाँ पर पढ़ाऊंगी। तो बसंत भाग 1 का हमारा दूसरा अध्याय है बचपन, और इसकी जो लेखिका है वो है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जी ने इसकी रचना की है और उन्होंने इस पाठ के बारे में अपने बचपन के बारे में बताया है। तो देख लेते हैं कृष्णा सोबती जी के बचपन के बारे में। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। कृष्णा सोबती जी कह रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है। अब देखो, जो 5th-6th क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए तो कृष्णा सोबती जी इतनी बड़ी है कि जितनी तुम्हारी दादी है, तुम्हारी नानी भी, बुआ भी, या बड़ी मौसी भी। कह रहे कि मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि वो तुम्हारी नानी की जितनी उम्र की भी हो सकती हूँ, मौसी की जितनी उम्र की भी हो सकती हूँ। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि बचपन पाठ में कृष्णा सोबती जी को क्या कहकर पुकारा गया, तो जीजी कहकर पुकारा गया। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। यानी कि हालांकि कवयित्री अपने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बता रही है और वो किस तरीके से थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आया है। तो ये देखना यहाँ पर अब आपको इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि समय के साथ साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, उनको भी इस पाठ में दर्शाया गया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। इसका मतलब है कि जो जो आदमी बड़ा होता जा रहा है उसका ये सांसारिक चीज़ें हैं उनसे जो लगाव है थोड़ा कम होता चला जाता है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी, पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो ये लेखिका जो है अपने पहनावे के बारे में बताया है कि पहले वो क्या क्या पहनती थी और समय के साथ अब उसे क्या पहनना पसंद है। बचपन में कुछ फ़्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। बचपन के कुछ फ़्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारीवाल फ़्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरदार फ़्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ़्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते
रंग बिरंगे रिबन का चलन था। ये रिबन देखो, बालों में रिबन लगाते थे और रंग फ्रॉकों के ऊपर जेब में रुमाल रखते थे और चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक पहनते थे, जिसे आजकल भी तुम फ्रॉक सूट पहनते हो। ये जो फैशन है सारा बदल बदल कर वही आता जाता है। लेमन कलर का बड़े प्लेटफॉर्म वाली गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। लेमन कलर मतलब नींबू के कलर का। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। यानी कि ये भी उसकी एक पोशाक के बारे में है कि 2 ट्यूनिक भी याद हैं जो लेखिका पहनती थी, एक चॉकलेट रंग का और दूसरा कोट, उसके अंदर की जो कोटी थी वो प्याजी कलर की, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी, ग्रे के साथ सफ़ेद और चॉकलेटी के साथ प्याजी रंग की कोटी। तो ये 2 ट्यूनिक थी जो कवयित्री पहनती थी, लेखिका पहनती थी। और मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो इससे ये कवयित्री ये कहना चाहता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो मतलब सोचें कि इस पाठ को पढ़ने के बाद ये एहसास करें कि हमें भी अपने मोजे, अपने रुमाल खुद धोने चाहिए। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। अब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। सर्वर, यहाँ पर देखना, सर्वर, सर्वर होता है जो सर्व करता है, मतलब जो सर्विस देता है। तो ये इसके बारे में एक प्रश्न भी आएगा अभ्यास में। मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। हाँ, ये बात तो सही है कि आजकल के जो जूते हैं बड़े सॉफ्ट आते हैं, लेकिन पहले वाले जूते जो पैरों को काटते बहुत थे, और जब काटने पर छाला हो जाता था या जहाँ से काटते थे वहाँ पर रुई लगाते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें, अब शनिवार को क्या करती थी, हम हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। क्या क्या पीते थे ये बात आपको याद रखने प्रश्न बन सकता है कि शनिवार को उनको क्या पीना पड़ता था, ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल। ये पीने का कोई तेल होगा जो इनको पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर मतलब शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। जैसे कि बच्चों को कई चीज़ें पसंद नहीं होती है, लेकिन पेरेंट्स फिर भी उनको ज़बरदस्ती पिलाते हैं क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली होने लगती मतलब उल्टी आने लगती। देखो, आपको इस तरीके से ही शब्दों के अर्थ देखने हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है ये बात कि शब्दों के अर्थ और व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को आपको पढ़ते हुए जाना है। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। अब कवयित्री बता रही है कि तुम्हारे समय में और हमारे समय में बहुत बदलाव आ गया है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। मतलब जो कचौड़ी और समोसे कवयित्री खाती थी वो आज की पैटीज़ में बदल गई हैं, और जो हमारी कुल्फ़ी थी वो आज की आइसक्रीम में बदल गई है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। मतलब पहले के लोग सहतूत को खाते थे तो उनमें भी मीठा मीठा रस होता था। फालसे और खसखस के जो फल थे इनमें भी शरबत का आनंद लेते थे, लेकिन आजकल के बच्चे इन सब चीज़ों को, सहतूत, फालसे और खसखस को खाना भूल कर किस में अपना स्वाद ढूंढते हैं, कोक और पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। तो कोक की जगह पर क्या मिलती थी, लेमनेड विम्टो मिलती थी।
शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेवी को रेस्तरा मतलब आपका होटल, ठीक है। चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहन की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। मतलब ये भाई बहनों की ड्यूटी लगा दी जाती थी कि तू शिमला मॉल में जाओगे और वहाँ से ब्राउन ब्रेड लेकर आओगे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ी, वहाँ पर तो एक गिरजा मैदान आता था और वहाँ से उतरने के बाद उनका मॉल आ जाता था। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती थी। मतलब चॉकलेट को वो रात को खाती थी। वो कब खाती थी? जब सबकी चॉकलेट ख़त्म हो जाती थी। शिमला के काफ़ल की बहुत याद आती थी। काफ़ल, अब कवित्री ने इसमें एक जिक्र किसके बारे में किया है? पहले तो ओलिव ऑयल उनको पीना पड़ता था हर शनिवार को, और फिर किसके बारे में बताए? काफ़ल के बारे में। खट्टे मीठे बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। इनका काफ़ल का स्वाद कैसा होता था? खट्टा मीठा, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। अब चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। तो चेस्टनट और काफ़ल की यहाँ पर कवित्री ने बात बताई है। चेस्टनट को मुझे नहीं पता ये क्या कहते हैं, अपना अगर शब्दार्थ में नीचे आता है तो बताती हूँ। ये भून कर खाते, और काफ़ल का जो स्वाद था वो खट्टा मीठा था। एक बार शब्दार्थ को देखते हैं। पाठ में जो है शब्दार्थ यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ थे हम, यहाँ से पढ़ रहे हैं। और शिमला के काफ़ल, चेस्टनट की बात की है। ये भूनकर खाने वाली चीज़ें थी, छिलका उतारा और खा गए। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पूड़ियाँ तो तब थी जब वह अब भी नज़र आती है। मतलब जो चने जोर गरम की, जो चने की जो पूड़ियाँ बनती थी वो तो आज भी नज़र आती हैं। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पूड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और एकदम उठाने में खासी लय रफ्तार थी। मतलब अपना कई देर तक चले, कई देर तक घूमते घूमते खाएं, इसलिए थोड़ा थोड़ा उठाकर खाते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए और घोड़े की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। हम जाने क्यों, करे कभी पता नहीं, हम घोड़ों को कुछ कम ही समझते थे, उन पर हंसते थे। ननियाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी, कह रहे कि इनकी बातें फिर कभी करेंगे। यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कवित्री ने नहीं किया है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, एक जाखू के पहाड़ का भी यहाँ जिक्र हुआ है। ऊंचा चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैलने लग जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा, गुलाबी सुनहरी धारियाँ पीले आसमान पर फैल रही हैं। अब ये वहाँ का वर्णन कर रही हैं गिरजे के आसपास का, और जहाँ पर जाखू का पहाड़ है, चर्च है, और शाम के समय रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ रही हैं, चर्च की घंटियाँ बज रही हैं। तो वहाँ के उस दृश्य का वर्णन यहाँ पर किया है। सामने आकाश सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ पीले आसमान पर फैल रही हैं, दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। मतलब ये सूर्यास्त के समय का वर्णन है कि
देखते ही देखते क्या हो रहा है, बत्तियां टिमटिमाने लगी। मतलब जब दिन छिपने लगता है तभी बत्तियां जगाते हैं। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। सेकेंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। अब सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने, सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। ठीक है, एक स्कैंडल पॉइंट था, एक जगह का नाम है। वहाँ पर उसके ठीक सामने एक दुकान थी और उस दुकान के शोरूम में क्या था, शिमला कालका ट्रेन का मॉडल। उसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। मतलब ट्रेन के बारे में बताया है कि जो यातायात के साधन थे उस समय ट्रेन ही मशहूर थी और यही सबसे तेज़ चलने वाली थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा है। मतलब हवाई जहाज़ कैसा लगता, एक भारी, जैसे कि कोई पक्षी ऊपर उड़ रहा हो, क्योंकि हवाई जहाज़ जब ऊपर उड़ता है तो नीचे से देखने में छोटा ही दिखता है। पंख फैलाकर ये देखो और वह गायब। मतलब जब बच्चे बुलाते रहे देखो देखो हवाई जहाज आ रहा है और इतनी देर में वो क्या हो जाता, गायब हो जाता। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा था। वह आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। तो ये सब कवयित्री ने अपने बचपन की उसके बारे में बताया, यादों के बारे में बता रखा है। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक। मतलब यहाँ पर ये देखना विस्मयादि बोधक उसका प्रयोग किया गया है। दूध पिया करो, मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। ठीक है, तो जब जिसकी आंखें कमज़ोर होती थी उन्हें दूध पीने के लिए कहते थे। और जब शुरू शुरू में जब कोई चश्मा लगाता था तो मतलब सब लोग नहीं लगाते थे, आजकल तो सभी लोगों की आंखों पर चश्मा है। और उस समय जब लगाते थे तो मुझे भी याद है कि ऐसे ही कहते थे कि आंखें ख़राब हो गई क्या। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। और जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। मतलब आप दिन में काम न करके रात को ज़्यादा करेंगे और रोशनी में काम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आंखें कमज़ोर होंगी। हाँ, पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो ये थे आपके एक और पेज है महादेव वर्मा के बचपन के दिन, कृष्णा सोबती जी के। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, मतलब जो दूर तक का दिखाई दे, इसलिए आँखों पर चश्मा लगाया। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, वो चश्मा लगाकर सूरत भी लंगूर जैसी लगती थी। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। ठीक है, जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। मतलब बच्चे खिजाते भी थे ना कि ऐनक पहन के लंगूर जैसी शक्ल बना ली। सूरत बनी लंगूर की नन्ही, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैं अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। मतलब अब चश्मा लगाने की आदत हो चुकी है। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली
टोपियाँ। तो ये आपका था, सारा लेखिका ने अपने बचपन की यादें बताई हैं, तो इसे हम विधा की दृष्टि से एक संस्मरण कह सकते हैं। तो अपनी याद के आधार पर हम जो भी हिंदी की विधा लिखते हैं उसे हम संस्मरण कह सकते हैं। तो आपसे पूछे कि कृष्णा सोबती द्वारा रचित बचपन जो पाठ है उसकी विधा की दृष्टि से वह क्या है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या फिर संस्मरण है, तो आपका आंसर होना चाहिए संस्मरण है। अब हम कुछ इनके प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो आपसे पूछते हैं। तो ये तो आपको पता, ये लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी आपने अभी से पढ़ा, और हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है इस बात से लेखिका क्या उदाहरण देती है। मतलब मोजे वोजे खुद धोते थे, ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था, और कुल्फ़ी की जगह अब आइसक्रीम आ गई है, समोसे कचौरी की जगह पैटीज आ गई है, तो अब समय सारा बदल चुका है। पाठ सा पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा, चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्होंने क्या कहकर चिढ़ाते थे, लंगूर सी सूरत कहकर चिढ़ाते थे, और चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि रात्रि के दिन में न पढ़कर वो रात्रि के समय टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ती थी। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, वो रात के उनमें से कुछ प्रमुख फलों के नाम बताओ, वो अभी आपको काफल बताए थे, और ये जो सारी चीज़ें इस पाठ में आई थी, आप अपने एक पेन और कॉपी लेकर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते जा रहे हैं साथ साथ उन्हें आप नोट डाउन कर लें कि वो संडे को क्या करते थे, कौन क्या क्या पीना पड़ता था, कौन सा ऑयल पीते थे, ठीक है। और बचपन की कोई ये प्रश्नों की एक तरफ यहाँ पर एक प्रश्न था जो मैं आपको बताऊंगी कि इसी तरीके के प्रश्न आपके सिलेबस में पूछने के लिए कह रखा है। तो ये है, यहाँ पर आ जाइए, ये इम्पोर्टेंट बात है और इन्हें बच्चे पढ़ते नहीं हैं और प्रश्न आपका यहीं से बनता है। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। अब आप जब संज्ञा का टॉपिक पढ़ते हैं, वैसे तो उसमें भी पढ़ लिया होगा आपने कि संज्ञा किस किस से बनती हैं, सर्वनाम से नहीं, जो आपका जो भाववाचक संज्ञाएं वो किस किस से बनती हैं, सर्वनाम से भी बनती हैं, और ये कह रहा है कि क्रिया से भी बनती हैं, ठीक है। कई तरीके से बनती है, जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक बन जाती है, क्रियाओं से भी बनती हैं। तो क्रिया से भाववाचक कैसे बनती है, जैसे क्रिया कौन सी है, कोई भी काम, मारना, मारना मतलब मारना क्या होती है, क्रिया है, और इससे भाव क्या निकला, मार, काटना से काट, ये काट मार ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब आपके पेपर में पूछ लेगा कि मारना की भाववाचक संज्ञा छांटिए, तो आपको मार लिखना है, ठीक है। हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, और हड़पना से हड़प, और ये किस तरीके की हैं, सारी भाववाचक हैं। अब आपसे प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उसमें भाववाचक संज्ञाएं आपको बनानी है। तो देखो ये संस्मरण ही है विधा की दृष्टि से अगर देखें तो इसको। अब एक और बात यहाँ पर कही है, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो, तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या का, परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। देखो यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में बताए, एक संख्यावाचक विशेषण और एक परिमाणवाचक विशेषण। तो दोनों ही विशेषण के भेद हैं, और संख्या में भी एक निश्चित होती है और एक अनिश्चित होती है, और परिमाण में भी एक निश्चित और एक अनिश्चित होती है। तो संख्या में तो संख्या की गिनती होती है, और परिमाण में उन वस्तुओं को काउंट करते हैं जिसमें नाप तोल का हमें बोध होता है, ठीक है। तो ये परिमाण के अंदर आ जाएंगे। जैसे 4 दिन, जो 4 दिन ये संख्यावाचक विशेषण के अंदर आ जाएगा। कुछ किस में आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में। अब 1 लीटर ये नाप तोल वाली बात आ रही है तो ये परिमाणवाचक में आ जाएगा, लेकिन निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। और 1 लीटर ये भी एक निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आप देखो यहाँ पर और भी दे रखा है, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो दर्जनों की तो संख्या है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 2 किलो अनाज दे दो, तो ये किस में आ जाएगा, 2 किलो निश्चित है। कुछ
कुछ देखो अनिश्चित संख्या हो गया, सभी लोग हंस रहे हैं तो सभी लोग में पता नहीं कितने हैं, तो ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इस तरीके से आप इन सब बातों को भी आपको पढ़ते हुए जाना है। अगर आप यहाँ नहीं पढ़ते हो, जब आप हिंदी व्याकरण के आप तैयारी करेंगे उसमें विशेषण पढ़ेंगे, अगर वो चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो ये चीज़ें आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाठ के संदर्भ से आपसे पूछ सकते हैं, ना कि किसी बुक से, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इन्होंने सिलेबस में साफ साफ कह रखा है। तो ये था हमारा आज का ये टॉपिक, जो कि बसंत बाग 2 का दूसरा ही अध्याय था। और ये संस्मरण, ये विधा की दृष्टि से एक संस्मरण है जो कि कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और आप हमारे साथ अगर टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने हिंदी साहित्य भी डाल रखा है। और कई बच्चों का डाउट बना हुआ है कि मैम इसमें रीतिकाल भक्तिकाल आएंगे कि नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई, रीतिकाल, भक्तिकाल और जो हमारा आधुनिक काल है जिसके अंदर प्रगति, प्रयोग, भारतेंदु, द्विवेदी, वो सारी आपके काव्य धारा के अंदर ही तो आ जाएगा। आपके सिलेबस में काव्य धारा नाम दे दिया, तो जो काव्य धाराएं हैं ये सारे काव्य ही तो हैं इसमें। भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, प्रगति युग में और प्रयोगवाद में सारे काव्य धाराएं तो हैं ये। आप राम काव्य धारा देखिए, कृष्ण काव्य धारा देखिए भक्ति काल के अंदर, तो रीति काल के अंदर भी ये सारी काव्य धाराएं हैं, ये आपको करने ही हैं। और गद्य पद्य ने आपके समेट लिए, गद्य ने आपका समेट लिए सारे कहानी, नाटक, उपन्यास और इसने आपके सिलेबस में पूछा कि गद्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ। जैसे भारतेंदु युग से गद्य का प्रारंभ माना जाता है, आधुनिक काल से, तो वो भी आपको सारा पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। आपके सिलेबस में से कटा कुछ भी नहीं है। कहीं आप ये सोच रहे हो मैम बस ये कि मेंशन कर दिया, पहले इनडायरेक्ट यही सारी चीज़ें आती हैं, अब डायरेक्ट सिलेबस आप सबके सामने रख दिया है। तो मैंने अच्छे से समझा रखा है और सिलेबस की एक वीडियो बना रखी है। और आप चाहते हैं कि मैम सिलेबस हमें अच्छे से समझ में नहीं आए, एक और वीडियो बना दो, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके दूसरी वीडियो भी बना दूँगी अगर आप कमेंट करते हैं तो। धन्यवाद।